चलो आज गुड इवनिंग सबसे पहले। चलो इवनिंग नहीं, आफ्टरनून ही चल रही है अभी, गुड आफ्टरनून। और आवाज जा रही है ना? यस सर। आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, एक मिनट, कोई मैसेज भेजा है, क्या मैसेज आया? देवांश सर प्लीज गिव अ शॉर्ट रिकैप। देवांश बोल रहे हैं कि सर प्लीज गिव अ शॉर्ट रिकैप ऑफ अपवाव प्रिंसिपल। डोंट वरी बेटा, मुझे मालूम है कि उस दिन थोड़ा बारिश वारिश हो रहा था तो बहुत बच्चे का डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं थोड़ा बैक जाके ही करूंगा वो चीजों को, ठीक है? डोंट वरी। तो आज लास्ट लेक्चर होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। काफी लंबा सा चैप्टर है, बट हाँ काफी फंडा वाला चैप्टर है, बहुत सारे चीज आपको सीखने मिले होंगे। बट हाँ, आज के लेक्चर में जो चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के संग, वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे आने वाले चैप्टर का काफी रिलेशन। आज की चैप्टर में आपकी थोड़ी इधर उधर कुछ होती है आज की क्लास में, तो समझ लो आपको फिर आने वाला पीरियडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में काफी दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो काफी ध्यान से देखना इन चीजों को, हो सके तो इस लेक्चर को बढ़िया से सेव कर लेना। ओके, और अच्छे से 2-3 बार देख लेना। सिंपल है, काफी सिंपल चीजें ही पढ़ाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, रेडी एवरीबॉडी? यस सर। चलो, और इसको मैं इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ आज की पूरी, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाएगी। ओके, एक रिवीजन टाइप का भी थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे 1-2 क्लास पीछे छूट गया होगा उनका। फटाफट आंसर दे देना। यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हो रही है तो हाइयर द वैल्यू ऑफ डैश हाइयर इज द एनर्जी। ऑर्बिटल का बात हो रहा है, एन एन है ना? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बच्चों इट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली। ओके, आप जल्दी से बता दो तो मुझे 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? एस 2s 2s और 2p में इक्वल। यस, वेरी गुड। देखो मैं लिखने वाला था 2p का बड़ा होगा, नहीं, वेरी गुड। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 2p और 3s में 3s 3s 3p 3d इक्वल होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 4s का ज्यादा होगा, इक्वल टू 4p विच इज इक्वल टू 4d विच इज इक्वल टू 4i। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होती है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स किस पे डिपेंड करती है? n plus l n प्लस l पे डिपेंड करती है, वेरी गुड, n प्लस l पे। ओके, n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है। तो जल्दी से जल्दी मुझे SPDF का क्या होगा वैल्यू बता दो तो। l का वैल्यू क्या होगा s के लिए? 0 1 2 3। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अक्सर बच्चे गलती कर देते, तो आप लोग पीडीएफ याद रखना, पीडीएफ फाइल होता है ना, तो 1 2 3 S 0 दिमाग में रखना। ओके, चलिए, तो 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 2s 2s की। 2s और 2p में 2p 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 और 3s में 3s इस तरह 4s फिर 3d। ओके, ये दिमाग में रखनी थी। हाँ, और एक छोटा सा चीज कि 3d से कम एनर्जी होता है 4s का। ओके, क्योंकि आप ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 3 और d का वैल्यू होता है 2, तो आई 5 और इसका आया 4 + 0 तो आया 4, ठीक है ना? अच्छा, यदि n + l सेम हो जाता है, जैसे यहाँ पे 2 + 1 हो गया, 3 + 0, तो किसका ज्यादा बड़ा होगा एनर्जी? the higher value of n एनर्जी का बड़ा होगा, ठीक है ना? तो ये तो आपको मालूम है बढ़िया से। चलिए, अफवाह प्रिंसिपल, हाँ ये तो जानना जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी अच्छे से पढ़ेंगे, और लास्ट क्लास में थोड़ा जल्दी में भी बता दिया। देखो अफवाह प्रिंसिपल क्या बोलता है, बहुत सिंपल प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में रहते हैं, आप सभी को मालूम है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहती है। तो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो भरेगा सबसे पहले छोटा एनर्जी वाला में, फिर बड़ा एनर्जी वाला में, ठीक है ना? तो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएगी, समझ गए? गॉट इट? ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेगी सबसे पहले कम एनर्जी वाला है, फिर ज्यादा एनर्जी वाला।
ये अफवाह प्रिंसिपल बोलता है, समझ गए? चलो अब 1s के लिए मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही लेके चलो आप, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो मल्टी ही लेना पड़ेगा। 1s का n प्लस l का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताना। 1 1 होगा। चलो 2s के लिए 2 2 3 3 है ना, 2 प्लस 1। 3s के लिए 3 3 3p के लिए 4 4 3d के लिए 5 5 4s के लिए 4 4 4p के लिए 5 5 6 7 7 5 5 6 7 8 8 7 सर 6 in 6x हाँ इसका 6 होगा। अरे कहाँ गाय बोल रहा है यार। 8 गॉट इट। चलिए मतलब आज हमारे क्लास में स्पेशल मेहमान भी हैं क्या? चलिए अब देखो बच्चों, एरो का डायरेक्शन आपको गौर करना है, ठीक है ना। एरो का डायरेक्शन तो देखो सबसे कम वैल्यू तो यही नजर आ रहा है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपको किस में भरना है, 1s में भरना है, ठीक है ना। फिर 1 के बाद 2 तो इलेक्ट्रॉन जाएगी 2s में, ठीक है ना। कहाँ जाएगी, 2s में। फिर 2 के बाद 2p में, फिर है उसके बाद 3s में, ठीक है ना। फिर उसके बाद एरो का डायरेक्शन गौर करो, 3p में, फिर 4s में, ठीक है ना। और फिर 4s के बाद 3d में, 4p में, 5s में, ठीक है ना। एरो का डायरेक्शन को गौर करना है, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन जाएगी। और आप एनर्जी देख चुके हो किस तरह से, है ना। 1s सबसे पहले, फिर 2s, एरो का डायरेक्शन देख लो, फिर 2p, फिर 3s, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3p, 4s, ठीक है ना, 3d, 4p, 5s, ठीक है ना। ये कहानी। अब देखिएगा 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं टोटल, 2 है ना। 1 नहीं नहीं s में तो 2 रहेंगे ना बच्चों। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकती है। s सबशेल के अंदर में एक ही ऑर्बिटल होती है, तो 2 ऑर्बिटल, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन। p सबशेल के अंदर में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 6 3 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 electrons d सबशेल के अंदर में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 10 इलेक्ट्रॉन्स। f सबशेल के अंदर में 7 ऑर्बिटल्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कैसे भरेंगे, 1s2, ठीक है ना, क्योंकि s में 2 जाएगा, फिर 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, गॉट इट। ये ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो अफबाउ प्रिंसिपल यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन आपको इस ऑर्डर में भरना है कि सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन डाल दे, फिर ज्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन डालना है। समझ आ गई, कोई दिक्कत किसी को नहीं? no चलो sir ठीक है, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मान लो आपके पास पोटासियम है, उसमें 19 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरोगे, जल्दी बता दो तो मुझे, जल्दी बताना। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2p6 4 6 10 हो गया, 3s2 12 हो गया, 3p6 18 हो गया, 4s में कितना होगा, 1 1 19 हो गया। समझ गए? चलिए तो ये तो हो गया अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है ना। दूसरा प्रिंसिपल हम लोग जो देखने वाले, देखो अब अभी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, एक्चुअली मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 3 रूल्स को बहुत अच्छे से जानना पड़ता है। एक तो अफबाउ प्रिंसिपल हो गया जो आपने देख लिया, दूसरा होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके। दूसरा प्रिंसिपल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। चलो इस प्रिंसिपल को देखने से पहले एक छोटा सा आपसे हम कहानी पूछते हैं। आपका घर का जो एड्रेस है, ठीक है ना, कोई भी बच्चा कहीं भी रहता है, उसका घर का कोई एड्रेस है, ठीक उसी के घर का जैसा एड्रेस
और कोई दूसरा फैमिली का इंडिया में होगा क्या? जल्दी बताइएगा। नो सर। बिल्कुल। जैसे मान लो मैं एक कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा कुछ एड्रेस है, मेरा घर का एड्रेस है, मान लो मेरा घर का एड्रेस है महाराज हाउस, ठीक है ना, ये मेरे घर का एड्रेस है महाराज हाउस, ठीक है ना, डैश कॉलोनी, ठीक है ना, ओके। फिर आप सराय ढेला, ओके, और फिर धनबाद, ठीक है ना, 828127, मान लो ये एक एड्रेस है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, मेरा घर का जो एड्रेस है ठीक ऐसा ही किसी और इंसान का घर का एड्रेस होगा क्या? सेम बिल्कुल? नो सर। बिल्कुल नहीं होगा, ओके, बिल्कुल नहीं होगा। हर मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है, स्ट्रीट नंबर सेम हो सकता है, कॉलोनी सेम हो सकता है, बट घर तो सेम नहीं ना हो सकता है, ओके। तो दुनिया में कोई भी दो इंसान का मतलब दो फैमिली बोलो, दो फैमिली का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। उसी प्रकार पॉली ने एक रूल दिया, ध्यान से सुनिएगा, वो रूल क्या बोलता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का एक एटम के अंदर में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, ठीक है ना। चार क्वांटम नंबर होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? एन, एल, एन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल अजीमुथल क्वांटम नंबर। यस, अजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। एमएल से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एमएस से स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो चार क्वांटम नंबर होते हैं ना, इट्स बेसिकली लाइक द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस के जैसा होता है, और पॉली का रूल बोलता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम एड्रेस नहीं हो सकता है एटम के अंदर। चलिए देखते हैं, मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि n इक्वल टू 2, मतलब सेकंड शेल की बात हो रही है, ठीक है, सेकंड शेल। l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1 किसका बात हो रहा है? p सब शेल का बात हो रहा है ना। तो p सब शेल के अंदर में तीन ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, -1, 0, +1, ये वैल्यूज होते हैं ना, गॉट इट। यस सर। तो अब देखिए, तो 2p सब शेल और +1 मान लो 2pz ऑर्बिटल का बात हो रहा है, ठीक है ना। ये पहला तीन क्वांटम नंबर जो होता है ना, एक ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है ना। सेकंड शेल l इक्वल टू 1, p सब शेल m l इक्वल टू +1, मतलब ओरिएंटेशन हम मान सकते हैं 2pz ऑर्बिटल का बात हो रहा है। तो पहला तीन क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहला तीन क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2, ठीक है ना। कैसे रह सकता है? एक का स्पिन अपवर्ड स्पिन हो सकता है, तो दूसरा का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब डाउनवर्ड स्पिन होगा। तो अपवर्ड स्पिन मतलब +½ और यदि डाउनवर्ड स्पिन है तो -½ तो ध्यान से देखिए, ये चार क्वांटम नंबर जो मैंने बताया, ये एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता रहा है। अच्छा से क्या बता रहा है कि 2pz ऑर्बिटल में है और उसका स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन है, गॉट इट। अब देखिएगा ये भी, हाँ 2pz, ठीक है, चलो एट मैक्सिमम तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकती है, बट इलेक्ट्रॉन जो दूसरा रहेगा उसका स्पिन तो उल्टा रहेगा, तो चौथा तो डिफरेंट हुआ, है ना। तो एक ऑर्बिटल के अंदर में जो दो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों की क्वांटम नंबर चारों तो सेम नहीं है, मिनिमम एक तो डिफरेंट होगा। हाँ, चारों भी डिफरेंट हो सकती है, ऐसा बात नहीं है, बट हाँ चारों सेम कभी नहीं हो सकता, ये दिमाग में रखिएगा। ये पॉली ने बोला था,
तो पॉली का रूल क्या बोलता है? कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। ओके, पॉली के रूल को दूसरे भाषा में समझोगे थोड़ा, only 2 electrons in an orbital and they must have opposite spin। बोलने का मतलब एक ही चीज है। पॉली का रूल को आप दूसरे तरीके से ही बोल सकते हो कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक ऑर्बिटल में और दोनों की स्पिन अलग होनी चाहिए। इसका मतलब तो यही हो रहा है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। ओके, दिस इज द सिंपल पॉलीज रूल। अब देखो पॉली का रूल का यदि मैं बात करता हूं, मान लो ये वाला, ये कौन सा सबशेल का बात हो रहा बताना तो, कौन सा सबशेल का बात हो रहा है? पी के अंदर में 3 होती है, पी सबशेल के अंदर में जो 3 ऑर्बिटल है उसका बात हो रहा है, पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, मुझे बताना क्या मैंने सही तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा है? नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन। समझ गए? गॉट इट? तो पी सबशेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकती है। उसी प्रकार आपके डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? 10 इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? डी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनता है, मतलब कभी कल आपके आईआईटीज में या मेडिकल में क्वेश्चन पूछी जाती है जो काल्पनिक क्वेश्चन रहता है। चलो मानो एक क्वेश्चन आपको ऐसा एक काल्पनिक क्वेश्चन पूछा गया कि सपोज वी हैव 3 वैल्यूज ऑफ स्पिन, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन का 3 वैल्यू है। नॉर्मली तो 2 ही वैल्यू होता है, एक प्लस हाफ होता है और एक माइनस हाफ होता है ना, जो अपवर्ड स्पिन बता रहा है और डाउनवर्ड स्पिन बता रहा है। बट बोल दिया गया कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन का 3 टाइप का स्पिन है। ओके, तो पूछा गया है कि सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, कौन बच्चा मुझे बता सकता? देखते हैं। मान लो स्पिन के 3 वैल्यूज हैं, तो सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? जरा समझो। मानो स्पिन का 3 वैल्यूज रहता है, अभी मैं प्लस हाफ माइनस हाफ नहीं मान रहा हूं, मैं मानता हूं स्पिन का 3 वैल्यू रहता है, ए बी और सी। मुझे एक बात बताओ, तो क्या मैं एक ऑर्बिटल में, ओके, L इक्वल टू 1 ml इक्वल टू प्लस हाफ, क्या मैं एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रख सकता था कि नहीं रख सकता था? पॉली का रूल तो वैलिड होता क्योंकि चारों क्वांटम नंबर तो सेम नहीं है। ओके, यस सर। यदि स्पिन के 3 वैल्यूज रहते तो एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ सकता था, पॉली का रूल वैलिड रहता है। ओके, चारों क्वांटम नंबर तो डिफरेंट है। तो बच्चों एक बात जान लो कि यदि स्पिन का, इलेक्ट्रॉन के स्पिन का 3 वैल्यू रहता तो एक ऑर्बिटल में आप 3 इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे। 1s3 मतलब s में 3, फिर सेकंड स्टार्ट होता 2s3, 2p में कितना रख पाते? फिर 6 9 9 न रखते बेटा, 3 डब्बे हैं तो एक डब्बे में तो 3 इलेक्ट्रॉन आता है, एक ए बी और सी स्पिन, तीसरा दूसरा ए बी सी, ये भी ए बी सी, है ना? तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 2p में 9 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक ऑर्बिटल में 3 आ जाते हैं। समझ गए? तो कितना? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते। तो ऐसे आपसे काल्पनिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पिन के यदि 4 वैल्यूज होंगे, स्पिन के यदि 4 वैल्यू होंगे तो जल्दी से बताओ तो सेकंड सेल में कितना सारा इलेक्ट्रॉन आ सकता है? स्पिन के यदि 4 वैल्यूज होंगे बच्चे, कितने सारे इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में? 11 होगा। 16। हाँ,
एस में 4 आते, एक ऑर्बिटल में 4 आती, पी के 3 डब्बे थे तो 4 4 सब में आते, 4 3 12, 12 4 16। समझ गए ना? किसी को Yes, कोई sir. दिक्कत? No, sir. पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? अब मान लीजिए एक पल के लिए आप मानिए ये वाला क्वेश्चन को आप देखो। अब देखते हैं कि कितने बच्चे का लॉजिक चल रहा है और कितना बच्चा सही आंसर दे सकता है इसका। चलिए देखते हैं कौन देगा मुझे इसका जवाब। बच्चे ने आंसर दिया, उसका नाम बताएगा प्लीज मुझे। सारिका। सारिका बेटा। सर क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। हाँ, अरे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना पॉली का रूल लगाने के लिए। तो ये हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ कहां से लगेगा? पॉली का रूल नहीं लगेगा। H माइनस, हाँ H माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, नन तो नहीं होगा। समझ? हंड्स रूल, तीसरा रूल जो हम लोग आज देखने वाले हैं, दैट इज हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंड्स रूल क्या बोलता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ये जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना? बेटा ये वाला जो आप देख रहे हो इसमें 3 डब्बे हैं, ये कौन सा सबशेल है? पी सबशेल। P subshell. ध्यान से सुनना मेरी बात को कि हंड्स रूल क्या बोलता है। हंड्स रूल बोलता है कि आप एक पर्टिकुलर सबशेल में, जैसे मान लो ये पी सबशेल है, आप एक पर्टिकुलर सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करोगे तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डाल दो। समझ गए? जैसे ये पी सबशेल में px है, py है, pz है, तो हंड्स रूल बोलता है कि सबसे पहले एक एक सब में डालो, फिर उसके बाद में पेयरिंग करो। समझे बात को? ओके, तो हंड्स रूल का मतलब इससे होता है कि सबसे पहले आपको एक एक सब में भर देने हैं, और सब में जो एक एक भरोगे सबके स्पिन सेम होने चाहिए। गॉट इट? तो हंड्स रूल क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर सबशेल में सबसे पहले आप सिंगली ऑक्युपाई करो, सबको सिंगली ऑक्युपाई करो, फिर उसके बाद आप डबल ऑक्युपाई करो। मतलब एगो सबको दे दो, फिर उसके बाद आप देना। गॉट इट? मान लो एक एटम है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस तरह भर सकता हूं 4 इलेक्ट्रॉन? नहीं। ओके, नहीं। हंड्स रूल क्या बोल रहा है? भैया सबको आप पहले एक एक दे दो, सबको एक एक दे दो, तो 3 को दिया गया, बचा 1। अब जब बचेगा ठीक है, तब जोड़ा मारो ऑपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, समझ गए? ओके, और ध्यान से देखिएगा, जो एक एक स्टार्टिंग में भरोगे तो सबका स्पिन सेम रहना चाहिए। ओके, सबका स्पिन सेम रहना चाहिए। तो मुझे एक बात बताना, मैं हंड्स रूल क्या ओबे कर रहा हूं इस तरह भर के? सेकंड तरीका से जो बड़ा मैं हंड्स रूल ओबे कर रहा हूं कि नहीं ओबे कर रहा हूं? कर रहा हूं, है ना? क्या मैं इस तरह इलेक्ट्रॉन भर के हंड्स रूल ओबे कर रहा हूं? Yes, sir. नो। सब में सेम स्पिन जाना चाहिए, जो पहला इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा ना, सबका स्पिन सेम रहना चाहिए। समझ गए? ये देखो क्या उल्टा हो गया ना, समझ गए Yes, बात? sir. गॉट इट? So this one is right, Hund's rule, this one is right. तो Hund's rule सिंपल भाषा में बोलता है कि पहले सिंगल सिंगल दे दो, फिर उसके बाद पेयरिंग बैठाओ। गॉट इट?
चलो देखते हैं आप लोगों का दिमाग कितना चलता है। मैं बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन को डी सबशेल में भरना है, तो कितने नंबर इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगा? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग सिक्स्थ से स्टार्ट होगा? वेरी गुड। देखो 10 इलेक्ट्रॉन है तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें गया, दूसरा इसमें गई, तीसरा इसमें गई, चौथा इसमें गया, पांचवा इसमें गया, फिर छठा से पेयरिंग स्टार्ट होगा। समझ गए बात को? ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, बच्चे को अक्सर ये लाइन समझ ही नहीं आता जब पढ़ते हैं। ओके, कि डी सबशेल में पेयरिंग सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन से होगी। इसका मतलब क्या? पहले एक एक सब में गया, फिर छठा इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट। ओके, और पेयरिंग का लेना देना हंट्स रूल से कुछ नहीं। पेयरिंग का हंट्स रूल से कोई मतलब नहीं है। हंट्स रूल सिर्फ मतलब रखता है कि पहले हाफ फिल्ड कर देना है, पहले हाफ फिल्ड करना है, पहले एगो एगो सबको देना है। हाँ, पेयरिंग जब होता है तो फिर पॉली का रूल लगता है कि ऑपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करो। ओके, तो हंट्स रूल वैलिड कहां तक है? एक एक इलेक्ट्रॉन सबको। समझ गए बात को? अब हंट्स रूल में एक चीज है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये चीज तो हम लोग अभी बताते नहीं हैं, बट बता देते हैं क्योंकि थोड़ी सी आ जाती है एडवांस लेवल में, मेंस लेवल में क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बात नहीं है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है हंट्स रूल में। देखो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि हंड ने एक फॉर्मूला दिया था कि 2s+1 मैक्सिमम रहना चाहिए। एस मतलब टोटल स्पिन, एस का मतलब होता है टोटल स्पिन। तो 2s+1 उसका वैल्यू मैक्सिमम आना चाहिए। जैसे देखो क्या, अपवर्ड स्पिन तो कितना होता है? हाफ होता है ना। डाउनवर्ड स्पिन हाफ, सॉरी, अपवर्ड स्पिन हाफ, अपवर्ड स्पिन हाफ। 2 इंटू सब मिला के हाफ इंटू 3 कितना हुआ? 3/2 प्लस 1 कितना आया? 4। ठीक है ना। यहां पे यदि लेते हो हाफ माइनस हाफ हाफ, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा हाफ। तो कितना आएगा? 2 इंटू हाफ प्लस 1 कितना आ रहा है? 2। तो मैक्सिमम कैसे भरने से आ रहा है? ये वाला काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम आ जा रहा है 2s+1, ये वाला कर रहे हैं तो मैक्सिमम नहीं आ रहा है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर फिर इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 2 इंटू -3/2 हो जाएगा। फिर नहीं बेटा, आपको स्पिन का वैल्यू मैग्नीट्यूड लेना है इसको, ठीक है ना। ये जो -3/2 भी आ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये 3/2 ही होगा। अंडरस्टूड? समझ गए? तो ये दिमाग में रखिएगा, इससे क्वेश्चंस मेंस में और एडवांस में सेट हो जाते हैं। 2s+1 एस टोटल स्पिन होता है, ये मैक्सिमम होना चाहिए, हंट्स रूल बोलता है। अब डी सब सेल के लिए 2s+1 कितना आएगा बताओ तो? मैक्सिमम वैल्यू 2 इंटू कितना? हाफ, एक घर से तो 5 घर से कितना? 5/2 कितना आया? 6 आया ना। ओके, तो Yes, आपसे sir. मैक्सिमम पूछ लिया गया कि हंट्स रूल जो है वो डी सब सेल के लिए मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कितना हो सकता है? तो हाफ इंटू 5 घर है तो 5/2 इंटू 2 प्लस 1 6 हो गया। गॉट इट? तो सिंपल सा रूल है और कुछ नहीं। देखो हंट्स रूल के बारे में एक और चीज बोला जाता है कि फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ओनली वैलिड फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का बोलने का मतलब है कि हंट्स रूल सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में। जैसे डी सबशेल जो है ना, इसमें जितना भी ऑर्बिटल्स होगा वो सबके सेम एनर्जी होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया होगा डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल।
गॉट इट? तो मुझे एक बात बताना कि जरा ध्यान से देखना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मान लो ये वाला S है, ठीक है ना, ये 2S है, ये 2P है। एक पल के लिए मान लो मैं क्या किया, एगो इसमें भरा, फिर इसमें भरा, इसमें भरा, इसमें भरा। क्या मैं सही किया हूँ? नहीं। ये 2S जो है ये एक अलग ऑर्बिटल है ना, अलग सबशेल की ऑर्बिटल है। 2P जो है ये अलग सबशेल है। तो पहले तो आप ये सबशेल जो है इसको तो पूरा भर लो, ये तो पूरा ही भरेगा। अब 2P में जो तीनों ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी सेम है। हाँ, यहाँ पे ये लागू होगा कि तीनों में एक एक देना है। समझ गए? कोई दिक्कत बेटा? नहीं ना? No, sir. ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे गलती करने लगते हैं। आप 2S में भी एगो पढ़ने लग जाए। नहीं, डीजेनरेट मतलब जहां पे सेम एनर्जी है, Px, Py, Pz, यहाँ पे वैलिड होगा। अब आ जाओ, 3 रूल तो आप लोग जान गए। अब 3 रूल के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं, ओके, वो 2 तरीके से लिखते हैं। एक SPDF के तरीके से लिखते हैं। SPDF मतलब समझ रहे हो, 1s2 2s2 3s2 3p6 इस तरह करके लिखते हैं। दूसरा ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, ऑर्बिटल डायग्राम कैसे, मतलब मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो पहले क्या 1s2, ठीक है ना, फिर 2s2 2p6, ओके, इस तरह हम लोग भरेंगे। गॉट इट? समझ गए? तो इसको ऑर्बिटल डायग्राम बोलते हैं कि डब्बे बना के भरते हैं। इसमें ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6। सर पी में रॉन्ग है सर। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? सर पी में रॉन्ग है। पी में रॉन्ग है? हाँ, वो ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? चलो, ये तो अभी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। अभी तो जस्ट ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, सभी को मालूम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अलग अलग ऑर्बिटल्स में पड़े हुए हैं, या अलग अलग ऑर्बिटल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए? चलो, अब आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, उसी के ऊपर पूरा पीरियडिक टेबल बना हुआ है। इनफैक्ट जैसे आप लोग देखोगे 1s, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब पहले सेल में 2. 2, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसलिए आपका पहला पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. ओके, दूसरा सेल में 2s2 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन आए? 8. 8। तो दूसरा सेल में कितना एलिमेंट होता है? ये जो दूसरा 8. ऑर्बिट है 8 होता है ना, ये दूसरा पीरियड Yes, sir. 8 गो है ना। ओके, अब बहुत बच्चे फिर हमसे पूछ दिए थे एक बार कि सर थर्ड सेल में तो 3s2 3p6 और 3d भी रहता है। हाँ रहता है, मैं कहाँ नहीं बोल रहा हूँ नहीं रहता है। तो थर्ड सेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 18 एलिमेंट होनी चाहिए, बट है तो 8 ही एलिमेंट। ऐसा क्यों? आप सभी को मालूम है। ट्रांजिशन एलिमेंट नीचे रहते हैं। 1 मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट। अभी ट्रांजिशन आप लोग नहीं जानोगे, सिंपल में देखते हैं। आप सभी को मालूम है पहले 3s2 3p6 भरता है, फिर उसके बाद 4s भरती है ना, 4s भरती है, फिर उसके बाद 3d भरती है। ओके, है ना, 4s भरता है फिर 3d भरता है, तो 4s भरते के साथ आपका चौथा पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? इसलिए थर्ड सेल में जो भी एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉन 3s2 3p6 ही तक बढ़ते हैं। समझ गए? इसलिए 8 ही एलिमेंट रहता है थर्ड पीरियड में। चिंता करने की बात नहीं है, ये सारे डिटेल्स में हम लोग देखेंगे जब हम लोग
पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे। ओके, बस दिमाग में इतना रखना है कि पीरियडिक टेबल जो है वो डिजाइंड है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीज प्रिंसिपल। पॉली के प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हेल्प किया था पीरियडिक टेबल को डिजाइन करने में। ओके, देखेंगे बाद में। चलिए अब हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं एलिमेंट्स का। गॉट इट। सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? 1। तो ये वाला देखो 1s है, ये 2s है, ये 2p, ठीक है ना, ये 3s। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1s 1, है ना। तो पहला घर में एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम का बताओ जल्दी। 1s कितना? 2 मैंने सही बनाया? नो सर। नहीं, ठीक है ना। लिथियम 1s2 2s1, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया, कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत तो है? गलत है, सर गलत है। हाँ, पहले 1s में तो भैया पूरा भरोगे ना। यहाँ पे हंस रूल थोड़े 1s में 2 को भरेगा, 2s में 1 को भरेगा, ठीक है। गॉट इट। बेरिलियम बोलो क्या होगा? 1s2 1s2 2s2 2s2 ओके, अपवर्ड स्पिन डाउनवर्ड स्पिन, अपवर्ड स्पिन डाउनवर्ड। बोरोन बोलो क्या होगा? 2s2 2p1 हाँ, 1s2 2s2 2p1, ठीक है ना। 2 2 4 1 5, ठीक है। कार्बन 1s2 2s2 2p2 2p, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। नो सर। नहीं, क्यों ठीक नहीं है? कौन सा रूल वैलिड नहीं है यहाँ पे? हंस हंस रूल बोल रहा है कि भैया 1 1 2 तो पहले सबको, है ना। अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो सबको तो दिया आएगा नहीं, पर जब तक है तब तक 1 1 देने का प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे हंस रूल लगा, क्या होगा? 1s2 2s2 2p3 बहुत सही, बहुत 1s2 2s2 2p3 सही है। नो सर गलत है। गलत है सर। आप सही है। यस सर यस सर। हाँ, अब थोड़ा सा एक छोटा सा चीज बताना है आप लोगों को। देखिए 2p3 मतलब हाफ फील्ड। इसका जो 2p वो हाफ फील्ड है। दिमाग में एक चीज रखना है कि जो हाफ फील्ड रहता है, जो उसका जो सबशेल, ओके, लास्ट वाला सबसेल जो है वो हाफ फील्ड है, तो ये दिमाग में रखिएगा वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल होता है इसका रीजन मैं आपको दूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेबल, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। जिसका सबसेल हाफ फील्ड रहेगा वो एक्स्ट्रा स्टेबल रहता है। ओके, ES एक्स्ट्रा स्टेबल। क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। गॉट इट। ऑक्सीजन बताइए जल्दी। 1s2 1s2 2s2 2s2 2p4 ठीक है ना, आप लोग भर सकते हो 1s2 2s2 2p4, ओके, कोई दिक्कत? गलत है। हाँ, गलत है। ठीक है ना। यहाँ पे नो सर, फर्स्ट वाला में। फर्स्ट वाले में
वेरी गुड। चलिए जल्दी बताइए। 1:2, 2:2, 3p5, 2p5, 2p5, ठीक है ना? गॉट इट। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नियॉन क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p6। मतलब इसकी जो सबसेल्स हैं वो पूरी तरह से भरी हुई है, सब भरी हुई है ना? ये फुल फिल्ड है, और जो फुल फिल्ड भी रहता है ना वो भी एक्स्ट्रा स्टेबल रहता है, थोड़ा सा ज्यादा ही एक्स्ट्रा स्टेबल, ठीक है? तो ये दिमाग में रखना है आप लोगों को। ये जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड रहते हैं ना वो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल रहता है। ओके, क्यों रहता है? आई विल गिव यू द रीजन। ओके, थोड़ी देर में आई विल गिव यू द रीजन। बच्चों अब थोड़ा सा ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोग याद कर लेना। 1s2, 2s2, 2p6, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तक नियॉन भर गई। ओके, अब आ जाओ सोडियम। तो सोडियम का यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। किसी को कोई दिक्कत? no sir, नहीं। बच्चों मुझे एक बात बताओ, 1s2, 2s2, 2p6 किसका कॉन्फ़िगरेशन था? neon, नियॉन का। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई आप लोगों को दिक्कत क्या? नियॉन ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया, मतलब नियॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन 3s1 ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है? no sir, नहीं। एक्चुअली क्या होता है, स्पेस को बचाने के लिए सबसे सामने वाले नोबल गैस का लिख दिया जाता है और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होता है, तो इतना बड़ा आपको लिखने का जरूरत नहीं होगा। तो ये हमें समझ आ गया कि आगे के जो डब्बे थे 1s2, 2s2, 2p6 वो भरे हुए, ठीक है ना? तो 3s1। मैग्नीशियम का आप ऐसे ही कैसे लिख सकते हो बताओ? नियॉन 3s2 neon लिख 10, सकता हूँ, yes sir, 10 2 12। Mhm. अल्युमिनियम का नियॉन 10, 3s2, 3p1, बहुत सही, 3s2, 3p1। ओके, सिलिकॉन का neon 3s2, 3p2, ठीक है ना, 3s2, 3p2। नियॉन 15 होता है ना, फास्फोरस 10 हो गई, 2 12 और 3 15, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, 3s2, 3p2। सल्फर नियॉन 3s2, 3p, 4, और ये वाला फास्फोरस थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? yes sir, yes sir, हाफ फील्ड है, ठीक है ना? क्लोरीन नियॉन 3s2, 3p5। आर्गन क्या होगा? नियॉन तक तो हो गया, neon, 10 हो गई, 3s2, 3p6, 18, ठीक है ना? नोबल गैस का याद रखना एटॉमिक नंबर, ठीक? तो 3s2, 3p6। तो गलत है। ओके, चलिए गॉट इट। ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों? क्योंकि फुल फील्ड है, ये दिमाग में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये भी आप यहां तक दिमाग में रख लो कि आर्गन का आपने 3s2, 3p6 तक भर लिया। देखो अब चलो ये रहने दो, मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि पॉली के ही प्रिंसिपल पे पीरियडिक टेबल बनी है। तो यदि स्पिन का 3 वैल्यू हो जाता तो मुझे एक बात बताओ, पहला पीरियड में कितना एलिमेंट रहता था? स्पिन का यदि 3 वैल्यू रहता तो पहला पीरियड में कितना एलिमेंट रहता? 1s3 आती ना, तो कोई और एलिमेंट रहता, एक और एलिमेंट रहता पीरियडिक टेबल, समझ गए? तो पॉली के ही प्रिंसिपल पे 1s2 तो देखो 2 है,
2s2 2p6 तो 8 है, 8। चलो इसके डिटेल्स हम लोग पीरियडिक टेबल में पढ़ेंगे रहने के लिए। अब आ जाओ पोटासियम। पोटासियम कितना होता है बच्चा? 19 है ना। तो मैं इसको लिखा, मान लो 1s2 2s2 2p6, ये तो था आपका नियॉन। चलो 3s2 3p6, ये कौन सा था? आर्गन। आर्गन था यहाँ तक टोटल। तो मैं ये आर्गन तक तो 18 होता है, फिर उसके बाद 4s1 लिख दूं तो कोई दिक्कत क्या? नो सर। नहीं ना, नो सर। डायरेक्ट ये सब लफड़ा हटाओ। नोबल गैस जो सामने वाला है वो लिखो और फिर नेक्स्ट वाला लिखो, आर्गन 4s1, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? आर्गन आर्गन 4s2, 4s2। इसका आर्गन आर्गन 4s2 3d1। हाँ 4s के बाद 3d बढ़ती है, मालूम है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर। 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। चलिए इसका क्या होगा? आर्गन आर्गन 4s2 3d2। वेरी गुड वेरी गुड। देखो 4s2 3d2। वैंडियम का आर्गन 4s2 3d3। वैनेडियम थोड़ा अब लफड़ा फंसा। ये देखो, अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन तो अपवू प्रिंसिपल से पूछ के तो नहीं ना भरेगा। अपवू प्रिंसिपल से पूछेगा कि अपवू प्रिंसिपल बताओ कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाए अलग अलग सब शेल में। अरे दुनिया में साइंस रूल बनाता है कि मैक्सिमम चीज उसमें फिट हो जाए, बट कभी कल कुछ ऐसा जगह आता है कि जिसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा हायर लॉजिक जरूरत पड़ता है। तो केमिस्ट्री में आपको एक बात बता दूं बेटा कि ये एक ऐसी सब्जेक्ट है ना जिसमें बहुत हायर लॉजिक चलती है। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और इसमें बहुत सारे हायर लॉजिक चलते हैं। क्योंकि साइंस के एक ही रूल से दुनिया का हर चीज को आप एक्सप्लेन कर दोगे, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, आप लोग जूनियर क्लास में हो, अब 11th में पढ़ रहे हो, तो कुछ चीजें केमिस्ट्री में आपको अक्सर बोल दिया जाएगा कि ये एक्सेप्शन है, इसको याद कर लो। बट चिंता मत करो, मैं आपको एक्सेप्शन बोल के केमिस्ट्री को बर्बाद नहीं करूंगा। आई विल ट्राई एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग जहां तक पॉसिबल हो, आपके लेवल में जहां तक पॉसिबल। देखो नॉर्मली यदि क्रोमियम 24 होती है, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि आर्गन सर 18, फिर 4s2 20 और 3d4 24, ऐसा होना चाहिए। आप बोलोगे ऐसा ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली तो अफवाह रूल से ऐसा होना चाहिए, बट क्रोमियम थोड़ा इस रूल के अगेंस्ट चलता है और इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी हायर लॉजिक से होती है, जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। आपको ये याद रखना है, क्रोमियम इज अ लिटिल एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन बोल के मैं बर्बाद नहीं करूंगा, बट हाँ क्रोमियम कोई दूसरा रूल फॉलो करता है थोड़ा। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s1 और 3d5। ओके, ये आपको ध्यान रखना बेटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाती है क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन से। ओके 4s1 3d5 समझ गए। आर्गन 4s2 3d6 26 होती है ना, 3d6 होता है। गॉट इट। चलिए आयरन देख लो, आयरन भी 26 होती है, 26 यहाँ पे 3d5 होगा, ये 25 होता है बेटा। ओके दिस इज 35, क्रोमियम इज 34। ओके देखो एटॉमिक नंबर लिख के आप लोग प्रैक्टिस करना। क्रोमियम 24 थोड़ा डिफरेंट लॉजिक से चलता है, इसका 4s1 3d4 होगा, ठीक है ना। सॉरी 3d5 होगा, 3d4 में 4s1 3d5 होगा। आयरन 26 होता है, तो आर्गन हो गई आपकी 18, 4s2 3d6। आप देख रहे हो 4s2 3d6। यहाँ पे ये वाला कोबाल्ट हो गया 27। पिछला स्लाइड में 35 नहीं 25 होगा। क्या बोल रहे हो बेटा?
तो पिछला स्लाइड में 25 होगा ना? हाँ हाँ x वो 35 वेरी गुड। चलो 4s2 3d 7 28 4s2 3d 8। अब देखो ये कॉपर भी थोड़ा रूल गड़बड़ करता है। नॉर्मली बोलोगे तो आर्गन 18 कॉपर 29 होती है ना, आर्गन 18 4s2 20 3d 9 होनी चाहिए, बट नहीं, ये क्या करता है 4s1 रखता है और 3d 10 रखता है। गॉट इट? तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट। गॉट इट? जिंक 30 होती है तो 30 जिंक है तो आर्गन 18 4s2 3d 10। बच्चों एनसीईआरटी में 118 तक दिया हुआ, ठीक है ना, 118 तक तो नहीं बोलूंगा मैं अभी, बट आप लोग 50-60 मतलब जितना हो सके मैक्सिमम, जिसमें स्टार मारा होगा उसको छोड़ के। देखो 30 तक तो मैंने आपको बता दिया, 30 तक तो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। ओके, और दिमाग में क्या रखना है, सिंपल सा रूल है, बट कोशिश करना 50-60 तक लिखने का, स्टार वाला को छोड़ के। स्टार वाला कुछ थोड़ा हायर लॉजिक चलता है तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सब जब मैं पढ़ाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब कहानी आता है, हाँ कि सर आपने बोला था कुछ ऐसा कहानी कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड, मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस किया था। ये हाफ फील्ड मैंने बोला था कि कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। ओके, मैंने कुछ ऐसा आपको बताया था। चलिए हम लोग देखते हैं ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होती है। बच्चों मुझे एक सिंपल लॉजिक बताना कि आप मुझे देख पा रहे हो क्या? Yes, sir. यस मेरे पेन को भी देख रहे होगे? मैं पेन को हाथ पे बैलेंस किया हूँ, मेरे हाथ पे बैलेंस है ना पेन, है ना? Yes, यस sir. सर। पेन बैलेंस है, कब तक बैलेंस है? जब तक वेट दोनों साइड इक्वल है ना। अब मैं इसको यदि थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो क्या होगा? गिर जाएगा, यस है ना। तो मुझे एक बात बताओ, मैं जो ऐसे बैलेंस किया हूं मतलब अभी सिमेट्रिकली रखा हूं, मतलब जितना वेट इधर उतना वेट इधर, सिमेट्रिकली रखा हूं। तो दुनिया में यदि चीजों को सिमेट्रिकली रखा जाए तो वो ज्यादा अच्छे से रहते हैं कि इधर उधर फेंक के रखा जाए, छीट के रखा जाए, तब अच्छा से रहता है चीज। सिमेट्रिकली रखा है। सिमेट्रिकली रखा जाए तब ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है। गॉट इट? तो वही कहानी देखा गया था कि ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होता है ना बेटा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल में क्या देखा गया कि देखो थोड़ा सिमेट्रिकल है तीनों जगह, है कि नहीं? सिमेट्रिकल सारे जगह वेट है। अब वही देखो मान लो एक पल के लिए कि यहाँ पे कुछ नहीं रहता, तो ये जगह थोड़ा सा क्या अनसिमेट्रिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ओके, यस वही जो हाफ फील्ड रहता है ना, सिमेट्रिक के कारण उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। फुल फील्ड में भी वही कहानी है, देखो सब जगह सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, ये एक जनरल रूल होता है। ओके, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, इसलिए हाफ फील्ड या फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक वही कहानी आपको देखने को मिलेगा क्रोमियम में। देखो क्रोमियम यदि मान लो एक पल के लिए, क्रोमियम यदि 4s2 3d4 रखता तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल रहता? नो सर। तो क्रोमियम क्या किया, बोला कि ठीक है थोड़ा सिमेट्रिकल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को आगे प्रमोट कर देते हैं। तो उसने सोचा कि 4s2 3d4 रखने से लफड़ा है, क्योंकि हाफ फील्ड नहीं है, और हाफ फील्ड रहता है तो थोड़ा सिमेट्रिकल रहता है, ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है। तो उसने बोला ठीक है चलो उड़ाओ, एगो इलेक्ट्रॉन को आगे भेजो। उसने एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा प्रोमोट कर दिया और हायर में भेज दिया, तो ये देखो सिमेट्रिकल हो गया, इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि हाफ फील्ड हो गया ना, हाफ फील्ड हो गई ना इसकी, तो ये स्टेबल हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई इसके पास। तो आपको समझ आ गई ना क्रोमियम का ये लॉजिक, आपको समझ आ गया होगा क्रोमियम क्यों मतलब ये रूल के थोड़ा सा ऊपर जाके अपना काम करता है, क्योंकि इसको थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। कॉपर भी वही काम करता है, कॉपर चाहता तो 4s2
और 3D9 रखता, बट ऐसे रखने से उसका क्या होता है, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है वो सिमेट्रिकल नहीं रहता। तो कॉपर सोचता है कि ठीक है चलो यहाँ पे थोड़ा सा हटाते हैं एगो और आगे प्रमोट करते हैं, तो ये वाला फुलफिल्ड हो जाएगा मेरा लास्ट वाला। तो फुलफिल्ड हो जाएगा तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है और थोड़ा सिमेट्रिकल भी हो जा रहा है ये पोर्शन। अंडरस्टूड? तो कॉपर भी सिमेट्रिकल बनाने के लिए आगे भेजता है इलेक्ट्रॉन को। अब ऐसा मत बोलना कि सर ये वाला तो फिर अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, यस वही पूछ। हाँ, ये दिमाग में आया होगा बहुत बच्चों के। मान लेता हूँ कि ये छोटा वाला पोर्शन मतलब एक ही सबशेल है ना, एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल को थोड़ा अनस्टेबल कर रहा है, बट ये सबशेल को पूरी तरह से सिमेट्रिकल कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है ना? यस Yes, ये sir. कहानी। ओके, तो दिमाग में रखना सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। यही रीजन है कि कॉपर और क्रोमियम थोड़ा खेल गड़बड़ हो जाता है उनका। गड़बड़ क्या हो जाता है, वो लोग अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसा काम करता है। अंडरस्टूड? तो ये रीजन है इसमें। आ जाओ, एक और रीजन होता है कि हाफ फील्ड वाले और फील्ड वाले क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक और इसका रीजन होता है, देखते हैं चलो उस रीजन को। ओके, चलिए मान लो एक पल के लिए आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है ना? तो ट्रेन में आपने देखा होगा कि एक अपर बर्थ होता है, एक मिडिल बर्थ होती है और एक लोअर बर्थ होती है ना? ट्रेन में ट्रेवल किए हो कि नहीं बच्चों? Yes, sir. कोई Yes. ऐसा है जो ट्रेन में अभी तक ट्रेवल नहीं किया है? आई डोंट सपोज कोई ऐसा होना चाहिए। अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, लोअर बर्थ, ठीक है ना? खिड़की कहाँ रहता है? लोअर बर्थ के सामने रहता है ना? Yes, sir. यहाँ पे ये वाला खिड़की। ओके, ठीक है ना? मान लो आप एक पल के लिए लोअर बर्थ पे आराम से बैठे हुए हो, ठीक है? अब लोअर बर्थ से आप पूरा नजारा देख रहे हो दुनिया का, पेड़ पार हो रहा है, आदमी पार हो रही है, ठीक है ना? बहुत सारा दुनिया का सीनरी देख रहे हो सब खिड़की के बाहर। बट आप मानो एक पल के लिए बैठे बैठे थक भी तो जाते हो। ओके, तो मानो आप लोअर बर्थ में बैठे बैठे थक गए, तो मान लो कि ऊपर में आपके जो कोई और फैमिली मेंबर हैं वो है यहाँ पे भी आपका एक फैमिली मेंबर है जो लेटा हुआ है। तो आप क्या बोलते हो कि एक काम करो यार, हम नहीं अब यहाँ पे रहेंगे, हमको मन नहीं लग रहा है, तो तुम एक काम करो, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तुम नीचे में आ जाओ। तो ये सीट चेंज करने से आपकी जो बोरिंग वाली जो फीलिंग आती रहती है एक जगह बैठे बैठे, वो थोड़ा कम होता है। अब फिर मानो आप मिडिल पे भी बैठे बैठे बोर हो जाते तो सोचते हो चलो थोड़ा अकेले में मोबाइल चलाएंगे, ऊपर चल जाते हो, तो आराम से मोबाइल ऊपर में चलाते हो, थोड़ा और अच्छा लगता है। तो आप सीट जब चेंज करते हो तो आपको थोड़ा रिलैक्स्ड फील होता है कि नहीं होता है? मुझे ही बताओ, होता है? Yes, sir. यस है ना? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही कहानी है। ओके, इलेक्ट्रॉन के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी। देखो होता क्या है, यदि हाफ फील्ड है तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, ओके, वो क्या कर सकता है, पोजीशन बदल सकता है। पहला इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, फिर इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है। ओके, सबके साथ पोजीशन बदल सकता है। इलेक्ट्रॉन्स जितने बार पोजीशन बदलते हैं उतनी बार थोड़ी एनर्जी रिलीज करता है। ओके, और एक चीज जान लो, एक सिस्टम जितना मिनिमम एनर्जी पे रहता है ना उतना स्टेबल रहता है। ये पढ़ोगे आने वाले आप दिनों में, पढ़ोगे आने वाले दिनों में। क्यों पढ़ोगे? आप ये चीज जानते हो कि पहला शेल न्यूक्लियस के सामने में जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन रहता है कि सबसे कम अट्रैक्शन रहता है? ज़्यादा. सबसे ज्यादा रहता है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सामने में कब रहता है? उसकी एनर्जी न्यूक्लियस के सामने में सबसे कम रहती है, सबसे ज्यादा रहता है? सबसे कम रहते हैं. सबसे कम रहता है ना। एनर्जी मैक्सिमम कहाँ रहती है इलेक्ट्रॉन की? Infinity. इंफिनिटी पे रहती है ना।
तो मतलब एनर्जी जितना कम रहता है उतना ज्यादा न्यूक्लियस के इम्पैक्ट में रहता है और उतना ज्यादा स्टेबल रहेगी सिस्टम, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जितना अच्छा से पकड़ के रखे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है। तो बोलने का मतलब एनर्जी जितनी कम एक सिस्टम की उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब जब पोजीशन बदलता है, ये ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब जब इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को बदलता है तब तक जैसे आपकी बोर की फीलिंग रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा एनर्जी रिलीज करता है जब पोजीशन बदलता है। ओके, जब मतलब यहाँ से उठ के एक पोजीशन से उठ के दूसरा जगह जाएगा तो एनर्जी तो थोड़ा रिलीज होगा ही, तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी और थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा। ओके, अब मान लो एक पल के लिए जैसे आप ट्रेन ही में ट्रेवल कर रहे हो, ये वाला अपर बर्थ है, ये वाला मिडिल बर्थ है और ये वाला लोअर बर्थ है। तो ये चलो लोअर बर्थ आपका था, मिडिल बर्थ में भी आपके फैमिली के कोई मेंबर बैठे हुए थे, बट अपर बर्थ जो था वो खाली था और टीटी आके धमका के गया था, कोई नहीं बैठेगा वहां पे, जाके पहले बोल देते खाली है, जब आएगा पैसेंजर देखा जाएगा। तो आप तो डरे जाओगे नहीं ना वहां पे, टीटी जब मना कर दिया आप तो वहां जाओगे। तो मतलब उस जगह से आप एक्सचेंज कर नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मान लो ये हाफ फील्ड नहीं रहता, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तो यहाँ से तो पोजीशन एक्सचेंज नहीं हो पाता, और पोजीशन जब एक्सचेंज नहीं होता तो एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो इसलिए होता क्या है कि हाफ फील्ड रहेगा और फुल फील्ड रहेगा तो ज्यादा जगह बदला जा सकता है, तो ज्यादा जगह बदलता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। जितना एक्सचेंज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो ज्यादा एक्सचेंज होगा जब भरा हुआ तभी ना पोजीशन ज्यादा बदल सकते हो, यदि खाली रहेगा तो कहां से पोजीशन बदलोगे वहां से। ओके, तो ये तो एक रीजन हुआ। और ये ध्यान दीजिएगा एक्सचेंज हमेशा सेम एनर्जी लेवल में होता है। मान लो ये वाला, जैसे कि आप मान लो कि आपका डी वाला है, ठीक है ना, अब एस वाला है, कोई इलेक्ट्रॉन है, अब बोल रहा है कि एस वाला बोल रहा है कि नहीं हम चलो डी वाला मेरे साथ पोजीशन थोड़ा बदल लो। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे बताना। सर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैं एक लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लो आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो स्लीपर में, ठीक है ना, गर्मी का मौसम है, स्लीपर में ट्रेवल कर रहे हो, गर्मी लग रहा है आपको, आप क्या किए, घूमते घूमते AC 1 में चल गए, और AC 1 वाला आदमी को बोले कि भैया थोड़ा सा जगह बदल लेना मेरे साथ, तू चल जा स्लीपर में, हम चल जाते AC में, बदलेगा क्या वो? नहीं सर। मारबो करेगा, बदलेगा कौन? ओके, तो कहानी यही होता है, बदला बदली। हाँ, स्लीपर में आप थोड़ा सा अपना बगल वाला पैसेंजर को बोल सकते हैं कि भैया आप थोड़ा यहाँ बैठ जा, हम यहाँ बैठ जाते हैं, ये तो चलते रहता है स्लीपर में बदला बदली हो सकता है। तो बदला बदली जो पोजीशन का होगा, एक ही मतलब जहां पे सेम एनर्जी लेवल है वहीं पे होगा। तो ये ध्यान देना, यदि P सबशेल है तो P सबशेल मतलब यही 3 में बदला बदली होगा। P वाला को बोलोगे कि D के साथ बदला बदली कर ले पोजीशन, वो चीज नहीं होगा। तो एक्सचेंज जो भी होगा इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। बट सर कॉपर में तो करता है। वो बदला बदली नहीं कर रहा है, वो तो डायरेक्टली प्रमोट कर दे रहा है। ओके, इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल। ओके, किसी ने बच्चे ने बोला कॉपर, चलो दिखा देता हूँ बेटा। कॉपर कोई एक्सचेंज नहीं करता है, कॉपर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, थोड़ा एनर्जी लगा के। कॉपर क्या करता है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है लोअर एनर्जी में, तो कॉपर खुद क्या करता है, थोड़ा एनर्जी लगा के उसको प्रोमोट कर देता है। बट थोड़ा एनर्जी लगाने से कॉपर क्या देख रहा है कि भैया ये वाला पोर्शन तो स्टेबल हो जा रहा है, तो कॉपर हल्का सा 5 रुपया खर्चा करता है और 10 रुपया का आराम ले लेता है। तो आप भी कर सकते हो, मतलब ट्रेन में जब ट्रेवल कर रहे हो, टीटी को 500 रुपया दो ना, तो दे देगा आपको, प्रमोट कर देगा, कोई खाली सीट होगा वहां पे पहुंचा देगा। अंडरस्टूड? बदला बदली तो नहीं कर रहा है ना, कोई इलेक्ट्रॉन को यहाँ ला रहा है क्या कॉपर? नहीं ना, समझ गया? यस सर। चलो, तो ये कहानी है एक्सचेंज एनर्जी की आपकी। ओके, तो ये चैप्टर तो यहीं तक है, और ये चैप्टर यहाँ सर तक। एक डाउट है। आप लोग पूछो बेटा, पूछिए। सर मेरा डाउट नोड वाला पार्ट से है। हाँ बोलो बेटा, नोड वाला पार्ट। सर तो नोड में हम लोग जानते हैं कि नोड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है और नोड दो शेल के बीच में होता है। तो सर ये भी तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स चेंज होता है, एक शेल से दूसरे शेल में जाता है।
तो सर अगर नोड में अगर इलेक्ट्रॉन्स मिलता ही नहीं है तो चेंज कैसे करता है इलेक्ट्रॉन अपना जगह? देखो ये वाला मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये वाला पहला सेल, ठीक है ना, तो यही वाला इसी जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है ना, फिर इलेक्ट्रॉन गया तो 2s में गया, ठीक है ना, तो मतलब ये वाला खाली जगह है। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस रीजन में। बट मान लो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी ले लिया तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, आप बोलोगे कि जब वो ट्रांजिस्ट होता है तो मतलब इस जगह को वो पार करके जाता होगा, बट यहाँ पे वो समय नहीं बिताता है, यहाँ पे वो बिल्कुल समय नहीं बिताता है। ऑर्बिटल मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम जहाँ पे समय बिताता है। ऑर्बिटल मीन्स व्हाट, कि मैक्सिमम जहाँ पे समय बिताता है। हाँ, आप बोलोगे कि ट्रांजिट होने के दौरान वो यहाँ से यहाँ आता होगा, बट इस स्पेस में वो रहता तो नहीं है, इट डजंट बी हियर। ओके, यहाँ पे उसकी मतलब ना के बराबर एग्जिस्टेंस होती है। और मैंने आपको बोला था कि ना के बराबर एग्जिस्टेंस वाले चीजों को हम इग्नोर मार देते, तो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं रह सकता। समझ गए? यस सर। है ना, वो ट्रांजिट हो रहा है, मतलब वहां पे रह थोड़े रहा वो। मतलब आप मानो अपने घर से मतलब जा रहे हो कहीं और, तो वहां पे आप चलो ठीक है ना कुछ पल के लिए रहते हो, बट वहां पे आपके पाए जाने का प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है। वो कहाँ है? ऑर्बिटल, हम लोग ऑर्बिटल की बात करते हैं, 2s ऑर्बिटल्स, 1s ऑर्बिटल्स। तो 1s ऑर्बिटल्स मतलब मैक्सिमम समय 1s में बिता रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हाँ ये सेफ है 1s का। बट जब 1s से वो 2s गया तो बीच में तो वो ना के बराबर समय बिताया ना। ओके, तो दैट इज जीरो प्रोबेबिलिटी। और थोड़ा हायर लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि इतना ही चीज है ये। देखो मैं ये चैप्टर को यहाँ पे रोक रहा हूँ आपके सिलेबस के वाइज, बट दिस चैप्टर इज वेरी वास्ट। बट हाँ, इतना जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ने का कोशिश करना, और ऊपर वाला आप लोगों को आगे ले जाए, रिसर्च में जाओ आप लोग और एटम को अच्छे से समझो। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी भी एटम का सही मॉडल अच्छे से नहीं मालूम कि हाँ एकदम 100% जो क्वांटम मॉडल दे दिया गया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो कहीं भी रह सकता है, 100% नहीं बोला जा सकता इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएगा। तो अभी प्रोबेबिलिटी में ही बात चल रही, एटम के ऊपर और रिसर्च चल रहा है। आप लोगों ने तो 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ा, बट टू टेल यू साइंस ने अभी भी 200 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल खोज लिए। ओके, तो एटम के बारे में बहुत मिनिमल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पा रहा हूँ आपके सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि आपको तो आईआईटी की तैयारी करनी है, मेडिकल की तैयारी करनी है। रिसर्च जब समय आएगा ऊपर वाला आप लोगों को ले जाएगा। समझो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझना बहुत बड़ी बात होती है। जब रिसर्च में जाओगे और समझोगे, आप लोग दुनिया को और समझाओ, तो होप भगवान आप लोगों को आगे ले जाए। बट जितना पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ना, तभी आगे रिसर्च का टेस्ट आएगा, तब स्वाद बना रहेगा। नहीं तो ये सब चीज नहीं समझोगे तो आगे का रिसर्च फिर कहाँ से जाओगे? ठीक है ना। तो चलो ये कहानी है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताना जरूरी है कि आयंस का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए। देखो बच्चों, ये दिमाग में रखना। चलो जल्दी से मुझे आयरन का बताना। तो आयरन का मैं लिख सकता हूँ ना, आर्गन। आर्गन कितनी हुई? 18। 4s2 कितनी हो गई? 20। फिर 3d 6। ये तो आयरन का हुआ। बट आयरन 2+ का मैं लिखना बोला तो बच्चों दिमाग में एक चीज रखना कि जब इलेक्ट्रॉन निकलती है ना, तब सबसे ज्यादा वैल्यू वाला सेल से निकलती है, मतलब सबसे बड़े वाले सेल से निकलती है। इलेक्ट्रॉन आप बोलोगे कि सर डी से निकालते, नहीं, डी से नहीं निकलेगी। निकालने की जब बात आएगी तो सबसे बड़ा वाला सेल से निकलेगा, 4s से निकलेगा। ओके, तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन हो गई 18, 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकल गई और 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बात को? अंडरस्टूड? तो आयंस का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल से निकालोगे, सबसे बड़ा वाला, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन इन Fe2+, तो डी में 6 का 6 इलेक्ट्रॉन रिटेन हो गया, ठीक है ना। गॉट इट? चलो एक और क्वेश्चन है, कॉपर प्लस। तो क्वेश्चन को बाद में समझते हैं, पहले कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कॉपर 29 होती है,
तो कॉपर का कन्फिग्रेशन, चलो मैं पूरा लिखता हूँ, ओके मान लो पूरा लिखता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद क्या होगा बेटा 4s है ना 4s1 गॉट इट Yes, sir. Yes. और Yes, sir. 3d 10 10. है ना, यहाँ तक था आर्गन था आपका। ओके तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये प्लस बनाना है, इसको 1 पॉजिटिव बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन 4s से निकालोगे। कहाँ से निकालोगे 4s। ओके तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 आर्गन 3d 10 अंडरस्टूड। कॉपर प्लस का आप पूछ लिया गया कि कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, देख लो तो इसका वही क्वेश्चन पूछा है, एन आयन दैट हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा बन गया, तीसरा वाला आउटर मोस्ट सेल है, 2 + 6 + 10 18 हो गई, समझ गए। ओके कहानी है। ओके चलो इसका आंसर कौन बताता देखते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2+, होगा 1s 2s 2 2 4 3 7। तो देखो डब्बे बढ़ते हैं, ऐसे आंसर क्वेश्चन आए नहीं तो डब्बे बढ़ो। 1s में 2, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 डब्बा, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 डब्बे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको बोला गया N2+, तो N2+ मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, ये P से निकलेगा, मतलब क्या हो जाएगा 2p1 हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, एक ही है ना। Yes, sir. अनपेयर्ड पहले 3 अनपेयर्ड थे है ना, अब एक अनपेयर्ड बचा, समझ गया। Yes, sir. इसका आंसर दोगे। The order of filling of electron in the orbital of an atom will be, Sir, option B. ऑप्शन बी सही आंसर, ठीक है ना। देखो 4s के बाद 3d, फिर 4p 5s 4d, और आराम से इस तरह भी देख सकते हो, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐड कर लो, 4 + 0 4, 3 + 2 5, 4 + कितना 1 5, 5 + 0 5, 4 + 2 6। तो देखो 3d और 4p में तो ये ऑब्वियसली 4p का ज्यादा होगा क्योंकि 4 बड़ा ये 5 बड़ा होगा, तो इस ऑर्डर में भर रहा है। ओके चलिए इसका आंसर दोगे क्या। फोर एफ का कौन सा होगा, 4f n = 4, Sir, option A. spdf 0 1 2 3, तो l क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। चलिए ये सही है, गॉट इट स्टूडेंट्स। देखो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सब क्वेश्चन को आप बनाना, ठीक है ना, ट्राई करना। ओके इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना। देखो पर एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना, आज क्लास का तो लास्ट ही लेक्चर है इस चैप्टर का, बट एक बात मेरी सुन लो। केमिस्ट्री में सक्सेस का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग सबसे पहले ये चैप्टर खत्म हो गई तो आप ये ध्यान देना, देखो हवा में उड़ने से ज्यादा बेटर है कि चीजों को सही से सीखना और सही से उड़ना। यदि बेस आपका सही नहीं है और गलत तरीके से उड़ोगे तो आप गिर जाओगे। तरीका क्या है, आपको ये ध्यान देना है कि एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल जितने लाल कलर से रहते हैं ना, एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास, Yes, sir. एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन ये आपके बने रहने चाहिए। स्टेप वाइज लर्निंग होती है, स्टेप वाइज लर्निंग में सबसे पहले आता है कि एनसीईआरटी, देखो चैप्टर खत्म हो गया, एनसीईआरटी का सारा एक एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपने बनाया है, ये ध्यान देना। एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है सारा आपका बन जाना चाहिए। दूसरा एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है, आप लोग सुने हो इसके बारे में। Yes, sir. Yes, sir. एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक आती है, इसको Yes, sir. ठीक है ना। एंड थर्ड
जो डीपीपीज मिलते हैं उनको बना लो, दैट इज इनफ। बट ऑर्डर वाइज मैं बोलूंगा डीपीपीज बनाने से पहले ये ऑर्डर को फॉलो करना, क्योंकि आपसे डीपीपी के साथ हर क्वेश्चन नहीं बनेंगे एक बार में, क्योंकि डीपीपी में एडवांस के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन सारे हैं, तो आपको ऑर्डर वाइज बढ़ना है। मैंने जितना नोट्स पढ़ा दिया वो सारा कर लेना, फिर एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स जो सॉल्व एग्जांपल हैं, फिर एक्सरसाइज, फिर एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बुक, फिर उसके बाद सारे डीपीपी को सॉल्व करना। ये ऑर्डर होता है, और ये कर लोगे तो सक्सेस गारंटीड। मैं लिख देता हूं आपको, सक्सेस गारंटीड। अंडरस्टूड? चलिए, Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड बाय फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग, हंसते रहो, ओके। और एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट, पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.